कौन लीडर आ रहा है, कौन सा लीडर आ रहा है, यही प्रधानमंत्री की खासियत है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने पुतिन को एक सीख और सबक दिया था कि युद्ध अच्छी बात नहीं है। प्रधानमंत्री की यह बात पूरी दुनिया ने सुनी, पूरी दुनिया इसकी तारीफ कर रही है, हर जगह मोदी मोदी हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए जरा। साथियों, भारत की ताकत और ये बात दुनिया भी धीरे 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 समझने लगी। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है। मोदी बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। to you from my own Yes. experience. Yes. Democracy can deliver. Democracy can deliver. Yes. Yes. Democracy has Democracy delivered. has delivered. मोदी चलते हैं तो दुनिया देखती है। अमेरिका से फ्रांस तक मोदी मोदी की गूंज। दुनिया के सबसे बड़े संगठन संयुक्त राष्ट्र में भी मोदी की तारीफ। अमेरिका ने भी माना मोदी का लोहा, और इसकी वजह है ये तस्वीर। समरकंद में पुतिन को मोदी ने जो सबक दिया, दुनिया उसकी मुरीद हो गई। बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर मोदी के सिद्धांत के कायल हो गए। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती हैं। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। दरअसल विश्व गुरु मोदी जब बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। अमेरिका भी जानता है कि भारत किसी दबाव में झुकने वाला नहीं। इसी वजह से पुतिन मोदी की मुलाकात पर बाइडेन की भी नजरें थीं, और अब अमेरिका का बयान ये बताता है कि मोदी कैसे विश्व गुरु बन गए। Prime Minister Modi said a statement of principle on behalf of what he believes is right and just. Was very much welcomed by the United States, and for the Indian leadership, which has long-standing relationships in Moscow from the very top all the way through the Russian government. और आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आप देख रहे हैं, ये है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, UNGA, संयुक्त राष्ट्र। और यहां मैक्रो खड़े थे। मैक्रो ने खड़े होकर UNGA में मोदी की तारीफ की। देखिए मैक्रो ने क्या कहा। मोदी के बयान की गूंज संयुक्त राष्ट्र में भी सुनाई दी। अमेरिका से फ्रांस तक मोदी के बयान की चर्चा हो रही है। संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस ने मोदी की तारीफ की है। मैक्रो ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान का समर्थन किया है। मोदी ने पुतिन से कहा था यह युद्ध का समय नहीं है। मोदी के इसी बयान का कायल हो गया फ्रांस और अमेरिका। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक में बोले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने सही कहा था, यह समय युद्ध के लिए नहीं है। पश्चिम या पूर्व से बदला लेने का वक्त नहीं है ये। अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार ने भी तारीफ की है पीएम की। जैक सुलिवन ने मोदी के बयान को बिल्कुल सही बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। अमेरिका ने मोदी की इस बात का स्वागत भी किया है। यह अपने आप में बहुत अहमियत इसलिए रखता है क्योंकि आपको याद होगा मोदी कभी अमेरिका के आगे नहीं झुके, कभी फ्रांस के आगे नहीं झुके, और यही अब मोदी की तारीफ कर रहे हैं। सुनिए जरा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने UNGA में संयुक्त राष्ट्र में कैसे तारीफ की। Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said. Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said. Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said. The time is not for war. It is not for revenge against the West
all for opposing the West against the East. It is the time for a collective time for our sovereign equal states to cope together with challenges we face. और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं क्यों चारों तरफ मोदी मोदी हो रहा है, क्यों पीएम मोदी की तारीफ हो रही है, क्यों दुनिया पीएम मोदी को सुनती है, यह भी बताएंगे। लेकिन वो बैठक आपको याद होगी, ये बैठक दरअसल पुतिन और मोदी के बीच हुई थी। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीर ऐतिहासिक हो गई। किसी ने इल्म नहीं किया होगा कि पुतिन जो यूक्रेन में गोले बरसा रहे हैं, उनके सामने जब प्रधानमंत्री मोदी बैठेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी पुतिन को एक सबक भी सिखाएंगे, एक लेसन भी दिखाएंगे, मंत्र भी पढ़ाएंगे, और वो भी युद्ध और जंग से जुड़ा हुआ मंत्र होगा। देखिए जरा पीएम मोदी ने क्या कहा, ये आपको बताने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं। तो दरअसल प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन आमने सामने थे, और हुआ ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को युद्ध ना करने की सलाह दी कि युद्ध मत कीजिए। मोदी ने कहा, यूक्रेन से जारी गतिरोध खत्म करने की भी अपील की थी प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से। युद्ध के दौरान मोदी और पुतिन पहले कई बार बातचीत कर चुके हैं फोन पर, लेकिन यह पहली मुलाकात आमने सामने की थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी मिल चुके थे, लेकिन समरकंद एससीओ की मीटिंग में युद्ध के बीच पहली बार मिले मोदी और पुतिन। आमने सामने की मुलाकात, दोनों ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया, और उसके बाद जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया की नजर मोदी पुतिन मुलाकात पर थी कि आखिर मोदी क्या कहेंगे। पुतिन को पहली बार युद्ध पर किसी ने सीख दी तो प्रधानमंत्री मोदी हैं। मोदी ने पुतिन से कहा, युद्ध सही नहीं है, युद्ध से कोई समाधान नहीं निकलता है। पीएम ने कहा, बैठकर बात करने से ही समस्या का हल होता है। और अमेरिकी मीडिया में भी मोदी के इस बयान की जमकर तारीफ हुई कि किसी ने हिम्मत दिखाई जिसने पुतिन के सामने ये बातें कही हैं। अब आइए आपको वो बयान सुनवाते हैं प्रधानमंत्री मोदी का जिस पर तारीफ हो रही है, सुनिए। आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूंगा, क्योंकि जब शुरू के दिनों में इस संकट के काल में हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए, और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। और एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती हैं। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं ऐसा क्यों है कि प्रधानमंत्री मोदी जब बोलते हैं तो अब उन्हें दुनिया सुनती है। ऐसा ही नहीं सिर्फ मोदी ऐसे ही बोलकर चले जाएं, वो दौर बीत गए। अब जब पीएम मोदी बोलते हैं तो दुनिया सुनती भी है और उनके कदम से कदम मिलाकर चलती भी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक दिन में नहीं हुआ। दुनिया भर में मोदी की लोकप्रियता ठीक इसी तरह से बढ़ रही है। 75% रेटिंग के साथ, 75% रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय नेता है पीएम मोदी। विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत की, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। सोचिए जरा, पश्चिमी और पूर्वी देशों से भी मजबूत दोस्ती है पीएम मोदी की। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति है, कभी किसी के दबाव में नहीं आते, किसी देश के दबाव में ना आने की नीति हिंदुस्तान की है। रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिकी दबाव को नहीं माना भारत ने, वो बैकबोन भारत ने दिखाई। रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका ने चेतावनी दी थी, आपको याद होगा, उसके बाद भी भारत नहीं झुका। यह वजह है कि आज जब मोदी बोलते हैं तो सब सुनते हैं। क्वाड से भारत की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई और टेक्नोलॉजी में टॉप देशों को टक्कर दे रहा है हिंदुस्तान। कोरोना काल में भारत ने खुद अपने पैरों पर खड़े होकर वैक्सीन बनाई। किसी का इंतजार या मोहताजी नहीं थी कि कोई देश वैक्सीन बनाए हमें भेजे तो हम अपने लोगों की जान बचाएंगे। हमने न सिर्फ वैक्सीन बनाई बल्कि वैक्सीन दुनिया को भेजी भी, और चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया सरहद पर कि पीछे नहीं हटे। चीन को
पीछे हटना पड़ा। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक भी की और एयर स्ट्राइक भी की। यह है हिंदुस्तान की ताकत और यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री बोलते हैं सब बहुत ध्यान से कान लगाकर सुनते हैं। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं मैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और मास्टर स्ट्रोक चलने जा रहे हैं। इधर पुतिन को सबक दिया कि युद्ध अच्छी बात नहीं है, वहां दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मीटिंग हो रही है, फुल स्क्रीन लीजिए, इस मीटिंग में भी प्रधानमंत्री नहीं जाने वाले। प्रधानमंत्री इस मीटिंग में क्यों नहीं जाएंगे, ये आपको बताएं। न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी बल्कि जिनपिंग और पुतिन भी इस मीटिंग में नहीं जाएंगे। तो ये जो मीटिंग है, सोचिए जरा, एक तरफ प्रधानमंत्री पुतिन को ये राय दे रहे हैं कि युद्ध अच्छी बात नहीं है, दूसरी तरफ मीटिंग को भी नहीं जा रहे हैं। ये देखिए जरा तस्वीरें, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। पीएम मोदी और पुतिन मिले थे जरा, अब जिनपिंग भी यूएनजीए में नहीं जा रहे हैं, जिनपिंग के अलावा पुतिन भी नहीं जा रहे हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं क्यों नहीं जा रहे। यूएनजीए में ना जाने के पीछे मकसद क्या है, वजह क्या है और इससे होगा क्या आखिर। एक तीर से कई शिकार करेंगे पीएम। यूएनजीए मतलब है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इसकी बैठक में पीएम मोदी नहीं जाने वाले हैं। साथ ही साथ कोरोना के चलते 2 साल बाद यह बैठक हो रही है, पीएम फिर भी नहीं जा रहे। बाइडेन समेत दुनिया भर के तमाम नेता इस बैठक में होंगे, लेकिन पीएम मोदी नहीं जा रहे। प्रधानमंत्री मोदी यूएन की बैठक में शामिल नहीं होंगे। क्यों? रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी बैठक में नहीं जाएंगे, जिनपिंग भी, चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने भी बैठक से दूरी बना ली है। यूएन बैठक में ना जाना भारत की दरअसल रणनीति का हिस्सा है। यूएन बैठक का एजेंडा रूस पर सख्ती लाना है। अब यहां समझिए, प्रधानमंत्री मोदी पुतिन को एक तरफ कह रहे हैं युद्ध अच्छी बात नहीं है, तो दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि अमेरिका से जाकर मिल रहे हैं। अमेरिका को भी यह संदेश दे रहे हैं, क्योंकि इस बैठक में पुतिन के खिलाफ ही बहुत से एक्शन होने, इसलिए संदेश दे रहे हैं कि आप भी पुतिन को उकसा रहे हैं अगर ऐसा करेंगे। बैठक से दूर रहकर रूस पर बैन का विरोध किया। इससे पहले भी रूस पर बैन के बावजूद भारत ने तेल खरीदा है। रूस के खिलाफ यूएन में वोटिंग से भी हिंदुस्तान दूर रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर यूएन को संबोधित जरूर करेंगे। 24 सितंबर को जयशंकर यूएन में बोलेंगे। आज बाइडेन यूएन में बोल सकते हैं। तो बात यह है कि दरअसल इस बैठक से प्रधानमंत्री किनारा करके साफ संदेश देंगे, लेकिन बाइडेन आज बोल रहे हैं। और आपको बताऊं, पुतिन लेकिन इस बैठक में जो सैंक्शन, जो प्रतिबंध उन पर लगेंगे, उससे बहुत नाराज है। अमेरिका से बहुत नाराज है अमेरिका, क्योंकि इस बैठक में फिर से नए प्रतिबंध थोप सकता है पुतिन पर और सख्ती कर सकता है। अगली तस्वीर, इसलिए पुतिन ने पहली बार सबसे बड़ी धमकी दी है। पुतिन ने कहा है हमारे पास जो परमाणु हथियार हैं, इनको आप हल्के में मत लीजिए। ये परमाणु हथियार कभी भी हम दाग सकते हैं, मेरी बात को मजाक में मत लीजिए। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, मैं हंस नहीं रहा हूं। देखिए रिपोर्ट। Remind them that our country also possesses various type of weapons. पुतिन की अब तक की सबसे बड़ी धमकी। यूक्रेन से 7 महीने के युद्ध के बाद पुतिन अब फुल एक्शन में है। पुतिन ने अमेरिका सहित पश्चिमी देशों से साफ कर दिया है, मेरी धमकी को हल्के में मत लेना। And if the territorial integrity of our country is threatened, to defend and protect our country and our people, we will use all the means that we have. And I'm not bluffing. तो क्या पुतिन परमाणु बटन दबाने वाले हैं? क्या पुतिन ने फैसला कर लिया है? 3 लाख रिजर्व सैनिकों की तैनाती का मतलब क्या है? पुतिन ने नेटो को चेतावनी देते हुए कहा कि रूस के पास नेटो से खतरनाक हथियार हैं और अगर रूस पर कोई खतरा हुआ तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। तो सवाल यह है कि पुतिन ने आज पहली बार पुतिन ने कहा कि वो परमाणु हथियार गिरा सकते हैं। और क्या धमकी दी है पुतिन ने, आपको बताते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मेरी बात को मजाक में हरगिज ना लें। देखिए जरा, पुतिन कह रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये पुतिन बैठे हैं और ये आगे रेड बटन है। कहते हैं जो रेड बटन है, ये रेड बटन दबाते ही जो न्यूक्लियर उनके लगी हुई मिसाइलें हैं वो
एक्शन मोड में आ सकती हैं। तो पुतिन, यूक्रेन से जारी जंग के बीच पुतिन ने सबसे बड़ी चेतावनी दी है। पहली बार अमेरिका और पश्चिमी देशों को यह वार्निंग दी है पुतिन ने। नेटो देशों पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है पुतिन ने कि ये जो देश है ये दरअसल ब्लैकमेल कर रहे हैं, पुतिन का कहना है। परमाणु इस्तेमाल को लेकर ब्लैकमेल किया जा रहा है, बार बार धमकाया जा रहा है। हमारे पास नेटो से ज्यादा आधुनिक हथियार हैं, पुतिन ने आज ये कहा। हम पर खतरा हुआ तो पूरी ताकत से जवाब देंगे, हम न्यूक्लियर हमला करेंगे, पुतिन ने आज कहा है। अपनी मिसाइलों के जरिए पूरी ताकत से हम जवाब देंगे। इसे मजाक न समझे पश्चिमी देश। युद्ध के बीच पुतिन ने यह बड़ा ऐलान किया है आज। 3 लाख सैनिकों को तैयार रहने के लिए कह दिया है। साथ ही साथ दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार मोबिलाइजेशन भी शुरू कर दिया गया है। मिलिट्री रिजर्व में सैनिक तुरंत तैनात करने के आदेश दिए गए हैं। मोबिलाइजेशन की डिक्री पर पुतिन का हस्ताक्षर भी हो चुका है। डोनबास, खेरसन, ज़पोरिजिया में होगा जनमत संग्रह, जिस बात की जिक्र पुतिन शुरू में कर रहे थे। जनमत संग्रह से डोनेट्स्क, लुहांस्क मुक्त कराने का पुतिन का अगला प्लान है। और पुतिन के पूर्व सलाहकार ने भी परमाणु हमले की चेतावनी दे दी है। सर्गेई मार्कोव ने ब्रिटेन पर हमले की सीधी धमकी दी है। ये आज की बड़ी खबर है। अब जरा पुतिन को सुनिए, पुतिन क्या कह रहे हैं। रूसी भाषा में पुतिन ने बोला है और उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया है, उसे आप सुनिए। पुतिन कह रहे हैं परमाणु हमले की धमकी को मजाक मत समझना। I'm not only talking about the attacks against Zaporozhye nuclear power station that is promoted by the Western couriers, but I'm talking about the statements about high-level representatives of the NATO countries about the possibility of using weapons of mass destruction. I'd like to remind them that our country also possesses various type of strike weapons. And in some components, we have more modern weapons than NATO countries. And if the territorial integrity of our country is threatened, to defend and protect our country and our people, we will use all the means that we have. And I'm not bluffing. तो क्या पुतिन वाकई ऐसा करेंगे, ये देखिए। आपको कई बार पहले बताया, एक बार फिर से बताता हूं कि पुतिन आखिर परमाणु हमले की अगर धमकी दे रहे हैं तो वो बेवजह नहीं है। उनके पास परमाणु हथियार कितने हैं देखिए जरा, 6257, 6200 से ज्यादा हथियार हैं पुतिन के पास। न्यूक्लियर वेपन है, सिर्फ एक से ही तबाही आ जाएगी। 6000 दागने की जरूरत ही नहीं। अमेरिका के पास देखिए जरा 5550, पुतिन की तुलना में बहुत पीछे है अमेरिका। अगला कंट्री दिखाइए, दूसरा देश है ब्रिटेन, सीधे 6257 से 225 ब्रिटेन के पास है। फ्रांस में 290 है फ्रांस के पास। फ्रांस के अलावा मूव कीजिए इसे, ये 3 कंट्रीज जो आप देख रहे हैं इनके पास कितने परमाणु हथियार हैं ये मैंने आपको दिखाया। लेकिन अभी भी जंग चल रही है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं यूक्रेन और रूस की जंग अभी भी चल रही है और रूस अभी भी इसी तरह से लड़ाई में लगा हुआ है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन पुतिन की जो धमकी है, परमाणु धमाके की जो धमकी है, इस धमकी के बारे में आपको बताऊं, इस पर ब्रिटेन से लेकर अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी है। पुतिन के परमाणु हमले की धमकी पर ब्रिटेन का कहना है, पुतिन के फैसले से पता चलता है कि उनके सारे हमले विफल हो रहे हैं। किसी भी तरह की धमकियों से ये छिपा नहीं सकते कि यूक्रेन युद्ध जीत रहा है। इसके अलावा ज़ेलेंस्की कह रहे हैं 3 लाख सैनिकों की तैनाती रूसी लोगों के लिए बड़ी त्रासदी है। ये 2 स्टेटमेंट जो आए अब तक वो आपको मैंने बताए हैं। लेकिन पुतिन के पास वो हथियार हैं जिन हथियारों के जरिए वो सब कुछ तबाह कर सकते हैं। देखिए जरा, पुतिन की धमकी के बाद एक बार फिर दुनिया पर परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा है। आखिर क्यों पुतिन ने कहा है कि उनके पास नेटो से बेहद आधुनिक हथियार हैं और अगर रूस को ब्लैकमेल किया गया तो रूस इसका जवाब देने के लिए भी तैयार है। दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार के साथ ही रूस के पास कई अत्याधुनिक हथियार हैं जिसमें रूस दुनिया को कई बार तबाह कर सकता है। सोचिए जरा, पुतिन के साफ परमाणु, पुतिन के पास परमाणु हथियार से लैस क्रूज मिसाइल तक मौजूद है और जिसका नाम है SSCX-9 स्काईफॉल। इसकी रेंज
1.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा बताई जा रही है और इसे अमेरिकी मिसाइल सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए तैयार किया गया है। यह भारी तबाही मचा सकती है। इसके साथ ही पुतिन के पास RS-28 सरमत है। यह दुनिया के किसी भी कोने में हमला करने में सक्षम है। इसमें 10 से ज्यादा परमाणु बम ले जाने की ताकत है। 18,000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। इसके साथ ही रूस के पास हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत है जिसकी स्पीड 34,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह हथियार किसी भी मिसाइल सिस्टम को मात देने की ताकत रखता है। रूस की पनडुब्बी भी दुनिया की किसी भी ताकत को बर्बाद करने के लिए काफी है। रूस की यह पनडुब्बी ड्रोन समुद्र में सुनामी ला सकती है। बड़ी लहरें दुश्मन के युद्धपोत को डुबोने में सक्षम है और इसके साथ ही पुतिन को बैलिस्टिक मिसाइल पर भी काफी भरोसा है। इस बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 1500 से लेकर 2000 किलोमीटर तक है। वहीं रूस की लेजर कैनन भी दुश्मन को तबाह करने के लिए काफी है। किसी भी मिसाइल, सैटेलाइट, विमान, मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही उड़ा सकती है और इसी वजह से पुतिन कह रहे हैं कि रूस के बाद नेटो से आधुनिक हथियार हैं और जो पश्चिमी देशों को तबाह कर सकते हैं। तो युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है और भीषण हो सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है वो ये कि पहले आपने बहुत हल्ला हंगामा सुना उत्तर प्रदेश में मदरसे के सर्वे को लेकर। अब वक्फ पर सियासत शुरू हो गई है। योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में है कि सब कुछ अब दुरुस्त करना है, कोई तुष्टीकरण नहीं, क्योंकि बहुत सी चीजें पिछले लंबे वक्त से दबी और छिपी हुई थी। योगी आदित्यनाथ वक्फ का सर्वे करवाने जा रहे हैं। वक्फ क्या है ये भी बताएंगे, सियासतदान क्यों परेशान है ये भी बताएंगे। अगली तस्वीर दिखाइए। मदरसों का सर्वे कराया तो सबसे ज्यादा सियासतदान परेशान थे, मुसलमान नहीं। अब वक्फ का सर्वे हो रहा है तब भी सियासतदान परेशान है, मुसलमान या मौलाना नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। सर्वे करना उनका हक है। अगर कोई सर्वे के लिए आता है उसके साथ मुकम्मल ताउन करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। सरकार कर रही है तो अब जो करेंगे उसके बाद क्या करेंगे आप देखना। इसलिए हम तो उनका स्वागत करते हैं, उन्हें करने में कोई हर्ज नहीं है। सर्वे सिर्फ मदरसों का क्यों करा, सबका कराइए ना। मदरसा गवर्नमेंट की जमीन पर है, नाजायज है, उस मदरसे को आपको खुद तोड़ देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट तोड़ती है उसका हक है। सुना आपने, योगी सरकार ने जब मदरसों के सर्वे के आदेश दिए तब मौलाना, मुस्लिम धर्मगुरु और आम मुसलमान योगी के साथ था, लेकिन ओवैसी से अखिलेश तक सब शोर मचा रहे थे। क्या मदरसों में सर्वे से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की हो जाएगी? अब जब योगी आदित्यनाथ ने वक्फ में भ्रष्टाचार का डंडा चलाया और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के सर्वे के आदेश दिए, तब फिर मौलाना से मुस्लिम धर्मगुरु और मुसलमान तक योगी के साथ हैं, लेकिन सियासतदान एक बार फिर से परेशान। छोटा NRC दोबारा है ये। आप वक्फ प्रॉपर्टी को एक एनिमी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर रहे हैं आप। हम सर्वे के खिलाफ हैं, सर्वे नहीं होना चाहिए और इस सरकार को केवल हिंदू मुस्लिम में उलझाना है। दरअसल योगी सरकार ने जैसे ही वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जांच के आदेश दिए, मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करने वाले सियासी दल एक बार फिर मैदान में कूद पड़े। योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, सरकार के फैसले को बड़ा NRC बता दिया, मुस्लिम विरोधी बता दिया और हिंदू मठ मंदिरों पर सवाल उठा दिए। और आइए अब आपको सुनवाएंगे कैसे ये जो मुस्लिम नेता है ये खुद जानते हैं कि वक्फ में बहुत भ्रष्टाचार है, लेकिन सामने आकर बोलेंगे नहीं, क्योंकि इनकी नजर तो मुस्लिम वोट बैंक पर है। योगी का ऑर्डर क्या है वक्फ को लेकर ये आपको बताता हूं। सबसे पहले ये देखिए जरा, योगी आदित्यनाथ ने जो आदेश दिया है उसके मुताबिक योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है वक्फ को लेकर। अब वक्फी संपत्तियों के सर्वे किए जाएंगे। दरअसल सर्वे का मतलब है वक्फ की संपत्तियों की जांच की जाएगी। जांच का सीधा मतलब है कि भ्रष्टाचार पर डंडा चलेगा। इसके लिए 33 साल पुराने ऑर्डर को रद्द कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने। 1989 में दरअसल कांग्रेस की सरकार में एक ऑर्डर दिया गया था 1989 में, जिसमें वक्फ को और ज्यादा ताकतवर बना दिया था। इतना ताकतवर कि ना कोई कह सकता है कुछ, ना कुछ पूछ सकता है, जो मर्जी है करो। सामान्य संपत्ति पर वक्फ को कब्जे का अधिकार दे दिया था, किसी की जमीन पर आप कब्जा कर लीजिए।
ऊसर और बंजर भूमि पर वक्फ कब्जा कर सकता था। शर्तें थी कि उसका इस्तेमाल कब्रिस्तान के लिए हो तो वो अपने आप वक्फ की जमीन हो गई, या फिर मस्जिद या ईदगाह के लिए किया जाए तो वो भी वक्फ की जमीन हो गई। ऐसी संपत्तियां वक्फ की संपत्ति के रूप में दर्ज होती थी और उसके आसपास की संपत्ति भी वक्फ अपनी मान लेता था। अब सरकार वक्फ एक्ट 1960 को पूरी तरह से लागू करेगी। 1989 वाले को निरस्त कर दिया, 60 वाले को लागू करेगी। अब वक्फ की संपत्तियां राजस्व अभिलेख में दर्ज होंगी। अब तक राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं होती थी, जिससे वक्फ की सभी संपत्तियों का एक रिकॉर्ड मेंटेन होगा। अब तक कोई रिकॉर्ड नहीं था। आपकी प्रॉपर्टी, आपके पास कागज हो लेकिन वक्फ कहे गए तो हमारी प्रॉपर्टी है। डीएम और कमिश्नर को इस सर्वे की जिम्मेदारी दी जाएगी। योगी ने कहा है इन्हें 1 महीने के भीतर सर्वे की रिपोर्ट भेजनी होगी और यह है पूरी तैयारी जैसे मदरसे के लिए किया गया। अब आपको दिलचस्प सुनाने जा रहा हूं बयान। सबसे ज्यादा शोर असदुद्दीन ओवैसी मचा रहा है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है वक्फ की जांच के जरिए। अब दिलचस्प सुनिए कि असीम वकार भी ओवैसी के पार्टी के नेता हैं और असदुद्दीन ओवैसी उनसे बड़े नेता हैं। असीम वकार ये कह रहे हैं कि वक्फ में करप्शन है और ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। दोनों की बातों में विरोधाभास है, यानी सच अंदर है, जुबान पर कुछ और है। सुनिए। तो अगर ईमानदारी से जांच की जाए तो न जाने कितनी जमीनों का हेरफेर मिलेगा कि लोग सोच के पागल हो जाएंगे। इस तरह भी घोटाले किए जा सकते हैं। जिन लोगों ने प्रॉपर्टियां वक्फ की थी उन्होंने ये सोच के की थी कि अच्छे काम में आएंगी, लेकिन अगर उनको पता होता कि उनकी वक्फ की गई प्रॉपर्टियां ये उन पर डकैतियां पड़ेंगी और लुटेरे उसको लूट कर खाएंगे तो मैं समझता हूं कि वो वक्फ ना करते। लेकिन हकीकत में अगर जांच हो जाए तो बहुत बड़े बड़े घोटाले सामने आएंगे। सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टीज को क्यों मालूम कर रहे हैं आप? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के प्रॉपर्टी से उसका भी तो इंक्वायरी करिए ना, सर्वे करिए कि उसमें क्या हाल हो रहा है। ये पूरी चीजें जो हो रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को यूपी सरकार टारगेट कर रही है और दूसरा ये कि आप वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे। तीसरा यह है कि आपका सुन्नी वक्फ बोर्ड है, शिया वक्फ बोर्ड है, अगर वक्फ प्रॉपर्टीज पर कोई एनक्रोच करा है तो आप उनसे बुलाकर पूछिए, वो आपको दे देंगे। मगर इस तरह का एक टारगेटेड सर्वे करना ये बिल्कुल सरासर गलत है और हम इसकी मुखालिफत करते हैं। हम सर्वे के खिलाफ हैं, सर्वे नहीं होना चाहिए और इस सरकार को केवल हिंदू मुस्लिम में उलझाना है। जो लोग दावा करते हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की, ये बताएं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्या मदरसों में सर्वे होने से हो जाएगी? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी स्वयं मुद्दों से भटक गए। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। वो केवल जो माफिया किस्म के, अपराधी किस्म के, दंगाई किस्म के लोग हैं, केवल उनके साथ समर्थन रह गया है। गरीब मुसलमान को जो वक्फ की संपत्ति है उसमें उनको जो अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल करके, बल्कि उसको कुछ विशेष प्रकार के माफिया लोग प्राप्त कर रहे हैं। अगर सर्वे कराने से कोई सच सामने आता है, वक्फ की संपत्ति खाली होती है और उसको गरीब मुसलमानों को कहीं पर कुछ उसका लाभ पहुंचाया जा सकता है, सरकार की पवित्र मंशा है। लेकिन जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, चाहे वो श्री अखिलेश जी या अन्य कोई नेता हो, वो इसका विरोध करेंगे। और आइए अब आपको पूरा खेल बताने जा रहा हूं। दरअसल बहुत कम लोग जानते हैं वक्फ होता क्या है। आपने भी सुना होगा वक्फ क्या होता है। अब सब सोच रहे हैं क्या भला है, एकदम से सामने आ गई, इसका मुसलमानों से क्या ताल्लुक है। ये देखिए है वक्फ बोर्ड, मैं आपको बता रहा हूं। वक्फ की संपत्ति का मतलब है दरअसल अल्लाह की संपत्ति। अल्लाह की संपत्ति का रखवाला कौन होता है? वक्फ। ऐसी ज्यादातर संपत्तियां जो हैं, वक्फ एक बोर्ड है, उसे दान में मिलती हैं। वक्फ को ये सारी संपत्तियां, वक्फ दान की संपत्ति की देखभाल करता है। जितनी भी संपत्ति वक्फ को मिली है, चाहे उसमें कब्रिस्तान हो, मजार हो या कुछ मुसलमानों ने दान दी संपत्तियां हो, ये सारी संपत्ति पर वक्फ कब्जा कर लेता है। वक्फ का ही अधिकार होता है। वक्फ को ऐसी संपत्ति को बेचने का भी अधिकार होता है। वो ऐसी संपत्ति को तोहफे में भी दे सकता है किसी को।
वक्फ ऐसी संपत्ति लीज पर भी दे सकता है किसी को, केवल 2/3 सदस्यों की जो मंजूरी लेनी पड़ती है जो वक्फ बोर्ड में सदस्य होते हैं। वक्फ में इसी प्रावधान की वजह से सारा खेल होता है। मनमाने तरीके से संपत्तियों को ट्रांसफर कर दिया जाता है और जिसमें पर्दे के पीछे जमकर भ्रष्टाचार होता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको कि मान लीजिए कोई वक्फ की संपत्ति है, उसका किराया 1 लाख रुपए वसूला जा रहा है, पेपर पे 25,000 होगा, 75,000 रुपए दूसरे रास्ते से लिया जा रहा होगा। यह है उसके करप्शन का तरीका, क्योंकि वक्फ की संपत्ति को किराए पर भी दिया जाता है। कागज पर दिखाया कुछ जाता है और होता कुछ और है, यह हकीकत बात। कई बार तो सदस्यों की सहमति भी नहीं ली जाती है, तब भी करप्शन होता है। देश में एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल और 32 स्टेट बोर्ड है। दरअसल इसमें केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। तो इस वक्त केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है स्मृति ईरानी, इसलिए वो काउंसिल की चेयरपर्सन है, पारसी है, इसलिए राज्य वक्फ बोर्ड में एक अध्यक्ष भी होता है और राज्य सरकार 1-2 राज्य व्यक्ति को नामित करता है। मुस्लिम विधायक और सांसद को भी इसमें दरअसल जगह दी जाती है। बार काउंसिल के मुस्लिम सदस्य, इस्लाम के जानकार भी इसमें शामिल होते हैं। वक्फ का काम होता है, देखने वालों को मुल्तवी कहा जाता है, वो मुतवल्ली कहा जाता है, जो वक्फ का काम देखते हैं उन्हें मुतवल्ली कहते हैं। तो सवाल ये जो वक्फ का पैसा होता है, जो किराए से पैसा मिलता है, इसका पैसा मदरसों में भी जाता है, इसका पैसा मजारों और कब्रिस्तान के रखरखाव में भी खर्च होता है, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार बहुत होता है। मैं आपको उन मंत्रियों की शक्लें दिखाऊंगा जिन पे वक्फ में करप्शन का आरोप लगा है। अब जरा सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं। आइए उससे पहले आपको सुनवाता हूं, जरा सुनिए खुद मंत्री क्या कह रहे हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं धर्मपाल सिंह, वो कह रहे हैं कि शिकायत मुझसे मुसलमानों और मौलानाओं ने की है कि वक्फ में करप्शन है। सुनिए। देखिए, वक्फ की संपत्तियों की सर्वे हम इसलिए करा रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी शिकायतें ऐसी मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा आई। कुछ मुतवल्लियों ने शिकायत की कि कुछ जो चंदा और ऐसा आ रहा है उसका भी दुरुपयोग करने का काम किया जा रहा है। तो इन वक्फ संपत्तियों को हेर फेर करके लोगों के नाम कर दी गई हैं। कुछ मामले राजस्व रिकॉर्ड में भी लोग शिकायतें आई हैं कि परिवर्तित करा दिया गया है और राजस्व रिकॉर्ड में कुछ था और कुछ का कुछ दर्ज करा दिया गया है। हम सर्वे इसलिए करा रहे हैं और ये सब चीजें हमारे सामने आ जाएंगी तब हम कार्रवाई। इसके पीछे है सरकार की, योगी सरकार की मंशा है कि हम इन संपत्तियों को कब्जे से मुक्त कराकर गरीब मुसलमान बच्चों के अच्छी शिक्षा के हम संस्थान भी खड़े करेंगे और स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उन्हें अस्पताल की सुविधा भी देंगे और टेक्निकल शिक्षा से भी जोड़ने का काम करेंगे। और आइए अब आपको बताता हूं, जो लोग कह रहे हैं कि वक्फ के नाम पर दरअसल योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें बताने जा रहा हूं। ये अमानतुल्लाह को आप देख रहे हैं, गिरफ्तारी हुई है, इन पर वक्फ में करप्शन का आरोप है। एक आदमी, अगली तस्वीर दिखाइए। नवाब मलिक, इन पर भी वक्फ में करप्शन का आरोप है। अगली तस्वीर दिखाइए। यह है वसीम रिजवी, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, इन पर भी करप्शन का आरोप है। अब आप समझिए, अगर वक्फ में सब कुछ पाक साफ है, सब दूध के धुले हैं, तो इन सब पर जो भ्रष्टाचार का आरोप है ये क्यों है? अब देखिए जरा, लंबी लिस्ट है, ये 3 चेहरे आप देख रहे हैं। सबसे पहले अमानतुल्लाह से शुरू करूंगा। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह, ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अमानत। भ्रष्टाचार, भर्तियों में घोटाले का आरोप है इन पर, अनुदान राशि में भी धांधली के आरोप अमानतुल्लाह पर है। अगला नाम नवाब मलिक, अणु शक्ति नगर से एनसीपी के विधायक हैं नवाब मलिक, और नवाब मलिक उद्धव सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। वक्फ बोर्ड की जमीन में घोटाले का आरोप नवाब मलिक पर भी है। घोटाले के खिलाफ ईडी ने भी इनके खिलाफ कार्रवाई की थी। अगला नाम है वसीम रिजवी, शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे वसीम रिजवी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। उस दौरान भी वक्फ संपत्ति की खरीद बिक्री में ये आरोप इनके ऊपर लगे थे, जिसके बाद उन्हें पद से हटा दिया गया था। तो सवाल बुनियादी ये है कि योगी जब जांच कर रहे हैं और आप देखिए इनकी जड़ों में करप्शन है, तो फिर आखिर जांच से डर और घबराहट क्यों है? अब जरा सुनिए मनोज झा क्या कह रहे हैं और ब्रजेश पाठक क्या कह रहे हैं।
इस सब चीजों में उलझा करके उलझे रहे और लोगों को भी उलझाते रहे। एक सर्वेक्षण तो गंगा और सरयू के किनारे जो लाशें थी उसका नहीं होना चाहिए। मानव की कोई कीमत है? आपने अपने नागरिकों को नहीं देखा? वो सर्वेक्षण जरूरी नहीं है कोविड को लेकर के? सर्वेक्षण इस बात को जरूरी नहीं है कि महंगाई क्यों चरम पे है, बेरोजगारी क्यों चरम पे है? करिए ये सब, लेकिन हेडलाइन मैनेजमेंट की आदत से और यूं कहूं कि लत से, इस व्यसन से आगे निकलिए। आप समझते हैं इस बात को कि जितने भी मदरसे के संचालक हैं और जो बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, सबने इसको सराहना की है कि इसको होने से हम लोग रेगुलराइज होंगे और बच्चों को पढ़ाई करने के और अवसर मिलेंगे, सुविधाएं बढ़ेंगी और सरकार पूरी तरह से प्रदेश के सभी बच्चों की उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करने के प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार शुचिता के साथ सभी विभागों को रेगुलराइज कर रही है। यदि कहीं कोई किसी को दिक्कत है वो कहे, हम बिल्कुल निष्पक्ष न्याय कराएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो आपने सुन लिया सभी को, और मैंने करप्शन की वक्फ से जुड़ी पूरी कुंडली भी आपके सामने रख दी। अब वो लोग जो कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ कुछ हो रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, वो समझ लें ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल वो लोग घबरा रहे हैं जिन्हें डर है कि करप्शन की चीजें सामने आ जाएंगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, कॉमेडी का सिकंदर राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं रहे, आज उनका निधन हो गया। तस्वीर दिखाइए, राजू श्रीवास्तव हम सबको हंसाते आए हैं, लेकिन उन्हें उनकी मौत जिस तरह से हुई वो सभी के लिए बहुत शॉकिंग रही। उन्हें दिल का दौरा पड़ा, ट्रेडमिल पर वो एक्सरसाइज कर रहे थे, हार्ट अटैक आया। लेकिन राजू बेशक हमारे बीच चले गए, और राजू के हार्ट अटैक के बाद आप देखिए पिछले 3 हफ्तों में इसी तरह से बहुत से लोगों को हार्ट अटैक आया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए। ये महिला इसी तरह डांस कर रही थी और डांस करते करते अचानक इन्हें हार्ट अटैक आया और देखिए ये गिर गई। किसी को पता भी नहीं चला कि इन्हें हार्ट अटैक आया। ये देखिए ये गिरी है और उसके बाद लोगों को लगा शायद ये अपने नृत्य का ही किसी हिस्से को पूरा कर रही है, लेकिन कोई कुछ समझ पाता तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। बहुत देर से डांस कर रही थी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं बताऊंगा आपको। आपके दिल में किस तरह के शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं जिसके बाद इस तरह की मौत हो रही है। राजू श्रीवास्तव की मौत के बाद सभी के लिए एक सबक छोड़ के गया है कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है। उसके बाद देखिए इस तरह की बहुत सी घटनाएं हुई, आप इन्हें देख रहे हैं। ये अचानक डांस करते करते लोग कुछ समझ पाते कि शायद ये उस डांस को आगे बढ़ा रही हैं, और उसके बाद देखिए कई बार उन्होंने डांस करने की कोशिश की, गिरने के बाद भी वो नृत्य की मुद्रा में ही है, लेकिन तब उन्हें हार्ट अटैक आ चुका था और उसके बाद वो उठ नहीं सकी। लोग समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये पहली तस्वीर नहीं है, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये तस्वीर देखिए, ये एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए। इसी तरह हनुमान के रोल में थे ये सज्जन, और मंचन के दौरान इनको हार्ट अटैक आया और उसी मुद्रा में जाकर ये बच्चों के पास लेट गए और उसके बाद उठ नहीं सके कभी। इन्हें भी हार्ट अटैक आया था और उसके बाद इनके उठने की स्थिति नहीं हुई। आखिर क्या हो रहा है दिलों में? कौन सा वो शॉर्ट सर्किट हो रहा है जिसके बाद इस तरह के हार्ट अटैक आ रहे हैं? कोरोना के बाद ये और बढ़ा है, ये भी आपको बताऊंगा। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, अगली तस्वीर देखिए। ये आप देख रहे हैं, ये सज्जन ये भी ऐसे ही डांस कर रहे थे और डांस करते करते ये देखिए ठीक गिर गए। इन्हें भी हार्ट अटैक आया, कोई कुछ नहीं समझ पाया, इतनी तेज दिल का दौरा पड़ा और वहीं मौत हो गई। अस्पताल भी नहीं पहुंच सके। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो 3 तस्वीरें हैं, ये बता रही हैं कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये आखिर शॉर्ट सर्किट, दिल में जो शॉर्ट सर्किट है, वो शॉर्ट सर्किट दरअसल जान ले रहा है। क्या है ये शॉर्ट सर्किट? ज्यादा एक्साइटमेंट से आप बहुत खुश हो जाएं, उससे भी हार्ट अटैक हो जाता है। डांस करते करते भी लोगों की मौत हो रही है, वो भी मैंने आपको तस्वीरें दिखाई। दौड़ने या ट्रेडमिल पर रनिंग से भी दिल का दौरा पड़ रहा है। मौत के पीछे की वजह है दरअसल दिल में शॉर्ट सर्किट। दिल की कई नसों में दरअसल कवरिंग होती है, खास तरह की खास कवरिंग होती है नसों में। कई बार ये नसें जो हैं आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे 2 तारों के जुड़ने से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव, वैसे ही दिल की नसों के जुड़ने से भी एक शॉर्ट सर्किट हो रहा है। दिल की नसों में भी इंटरनल एक करंट दौड़ता है दरअसल।
इसी करंट को की वजह से दिल धड़कता है। शॉर्ट सर्किट होने से दिल की धड़कन और ज्यादा अचानक से बढ़ जाती है और सामान्य अवस्था में हार्ट 1 मिनट में 72 बार बीट करता है, 72 बार धड़कता है सामान्य मनुष्य का। शॉर्ट सर्किट के दौरान जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है तो दिल का धड़कन का दौरान देखिए 200 से 250 बार धड़कने लगता है दिल अचानक। सीने में दर्द के साथ मरीज की फौरन सांस फूलने लगती है और चक्कर और तेजी से उसे पसीने आने लगते हैं। यही शॉर्ट सर्किट हो रहा है। दरअसल हार्ट इफेक्टिव तरीके से ब्लड पंप नहीं कर पाता है और ब्रेन में ब्लड सप्लाई ना होने से मौत हो जाती है। ज्यादा डांस या एक्साइटमेंट ऐसी अवस्था में जानलेवा है। समय पर इलाज जान बचा सकता है। यानी एक बात बिल्कुल साफ है, जिनके शरीर में हार्ट में जाने वाली आर्टरी में पहले से ब्लॉकेज है, अवरोध है, उन्हें इस तरह के शॉर्ट सर्किट में उन्हें दिल के दौरे की संभावना सबसे ज्यादा होती है। आइए अब बात करते हैं राजू श्रीवास्तव की, जिनका निधन के बाद कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एम्स हॉस्पिटल की तस्वीर आप देख रहे हैं। राजू श्रीवास्तव जी का पार्थिव शरीर जिस वक्त लेकर आया गया, 40-42 दिन से राजू श्रीवास्तव इसी एम्स हॉस्पिटल में एडमिट थे और सभी को ये उम्मीद जगा रहे थे कि जैसे उन्होंने अपनी जिंदगी में संघर्ष किया है, ठीक उसी तरह उसी संघर्ष के साथ वो वापस भी लौटेंगे। तो आपको बताऊं कि राजू श्रीवास्तव की बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी, सिर्फ 58 साल के थे राजू। 58 साल की उम्र में निधन हो गया। दिल्ली के एम्स में सबसे बड़े अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 42 दिन से लगभग वेंटिलेटर पर ऑन एंड ऑफ थे। रोज कुछ ना कुछ खबरें आ रही थी ऐसी। 10 अगस्त की सुबह उन्हें हार्ट अटैक आया था। हार्ट के एक बड़े हिस्से में 100% ब्लॉकेज था, 100% ब्लॉकेज। जो अभी मैंने आपको बताया कि अगर ब्लॉकेज पहले से और इस तरह का शॉर्ट सर्किट होता है तो मौत की संभावना बढ़ जाती है। सीटी स्कैन में दिमाग में सूजन मिली। दिमाग में सूजन क्यों? क्योंकि ब्लड नहीं पहुंच सका तेजी से। हार्ट ने ब्लड पंप किया लेकिन ब्लॉकेज होने की वजह से ब्लड सर तक नहीं पहुंचा। ट्रेडमिल पर रनिंग करते समय वो दरअसल बेहोश हो गए थे। बेहोशी की हालत में उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। एम्स में उनकी एंजियोप्लास्टी की गई, यानी उस ब्लॉकेज को खोलने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। आर्टरीज में 2 स्टेंट भी डाले गए, उस ब्लॉकेज को खोला जाए। राजू श्रीवास्तव उसके बाद से कोमा में थे। मस्तिष्क में ऑक्सीजन उनके नहीं पहुंच पा रही थी। बुधवार सुबह 10 बजे उनका निधन हुआ है। कल सुबह 9:30 बजे दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आइए अब आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा राजू का परिवार क्या कुछ कह रहा है, वो जरा सुनिए। पोस्टमार्टम तो इनका इसलिए हो रहा है कि जब आए थे तो बेहोशी हालत में थे और कोई इनके साथ में नहीं था, तो इसलिए इनका पोस्टमार्टम एमएलसी बन गई थी, उस वजह से अभी पोस्टमार्टम किया गया। और क्या कल किस तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया? अंतिम संस्कार इनका बोधघाट में होगा कल सुबह 10 बजे। और अभी परिवार के लोग कौन कौन लोग यहाँ पर आए? सभी लोग थे इनके परिवार के, चाची थी, बच्चे थे, भाई बहन थे दोनों, और हमारे घर के पिलर थे वो, हमारे घर के वो पिलर थे और हर छोटे सुख दुख में आगे से आगे खड़े थे। तो कितने भाई हैं ये, कौन से नंबर के थे? ये 4थे नंबर पे थे और 4th नंबर पे। पापा लोग 6 भाई हैं। अच्छा मैंग जी, और कौन लोगों का फोन आया, बड़े नेता सबका आया, मोदी जी का आया, योगी जी डायरेक्ट, मतलब। राजू श्रीवास्तव के निधन के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। देखिए जरा पीएम मोदी ने क्या लिखा है। पीएम मोदी ने लिखा, सकारात्मकता के साथ हमारे जीवन को रोशन किया, अपने काम की वजह से हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा, मंझे हुए कलाकार के साथ साथ बेहद जिंदा दिल इंसान थे राजू श्रीवास्तव। सामाजिक क्षेत्र में काफी सक्रिय रहते थे। गृह मंत्री ने भी ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, कला जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, अपनी अद्भुत प्रतिभा से सभी को प्रभावित किया है राजू श्रीवास्तव ने। कुमार विश्वास ने लिखा, ईश्वरीय लोक की उदासी से लड़ने के लिए सांस्कारिक यात्रा से विराम, मुस्कुराहट की सौगात देने वाले सिकंदर को अंतिम प्रणाम। कॉमेडियन कपिल शर्मा ने लिखा, आज पहली बार आपने रुलाया है राजू भाई, काश एक मुलाकात और हो जाती, आप बहुत याद आएंगे। ये उनके करीबी दोस्त में रहे, उनके साथ संघर्ष के दिनों में, जब लाफ्टर शो का वक्त था उन दिनों में। अब आइए सुनते हैं
योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है राजू श्रीवास्तव के बारे में, अखिलेश यादव, अनुपम खेर, रवीना टंडन, सुनिए जरा। राजू श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपनी सराहनीय सेवा दिए थे। वे एक अच्छे कलाकार थे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। डॉक्टरों का प्रयास रहा होगा, जो बेहतर इलाज मिल सकता है, बेहतर से बेहतर इलाज मिल रहा उन्हें, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमने उन्हें खो दिया है। ऐसे कॉमेडियन और ऐसे हुनर के लोग कम पैदा होते हैं। राजू भाई से हमारा संबंध लगभग 20 वर्षों का संबंध है। पहली बार अमिताभ बच्चन जी के साथ हम उनको मिले थे। अमिताभ बच्चन जी हो या फिर देश के बड़े बड़े कलाकार, वो सभी लोग राजू श्रीवास्तव जी को बहुत प्यार करते थे। जब जब देश में कॉमेडी की बात आएगी तो सबसे ऊपर नाम राजू श्रीवास्तव जी का लिखा जाएगा। राजू श्रीवास्तव के निधन का सुनकर बहुत दुख हुआ, मन विचलित हुआ, उदास हुआ, एक चुप्पी सी छा गई है मुझ में, वातावरण में। बहुत अच्छे कॉमिक एक्टर तो वो थे ही, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे और बड़े दया भाव रखते थे। किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते थे। जब भी मिलते थे गर्मजोशी से मिलते थे, तपाक से मिलते थे, गले लगकर मिलते थे, खुशी से मिलते थे और हंसाते थे। आज सुबह जब ये खबर सुनी तो बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि राजू जी के साथ मैं काम कर चुकी हूँ, कुछ शोज किए हैं हमने साथ में, कुछ फिल्में की हैं साथ में, और बहुत ही दुखद खबर थी। आई थिंक ही बी रियली मिस्ड। लाफ्टर किंग थे वो, सबको हंसाते रहते थे, ऑलवेज जब भी मिलते थे तो बेशक राजू श्रीवास्तव हमेशा अपने हास्य के जरिए, अपने कॉमेडी शोज के जरिए लोगों को हमेशा हंसाते रहेंगे। जो कुछ उन्होंने कर दिया है वो एक नजीर बन चुका है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है गहलोत का डबल गेम। बड़ी खबर यह है कि अशोक गहलोत दिल्ली में थे आज वो सोनिया गांधी से मिलने आए अशोक गहलोत। क्या अशोक गहलोत जल्द ही नामांकन भरने वाले कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारी का, लेकिन क्या, अगली तस्वीर दिखाइए। लेकिन अशोक गहलोत किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे सचिन पायलट के लिए। आज उन्होंने बेहद बिल्कुल साफ कर दिया है। आइए अब आपको सबसे पहले बताता हूं अशोक गहलोत का डबल गेम क्या है, और उसके बाद सचिन पायलट को वो गुगली देने वाले हैं, यानी वो सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले हैं अशोक गहलोत दरअसल, और दोनों की मुलाकात करीब 2 घंटे तक चली है। कांग्रेस में अध्यक्ष पद पर चुनाव होना है और गहलोत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार दरअसल हो सकते हैं। गहलोत ने कहा है जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगा। सीएम गहलोत ने कहा है मेरे लिए पद का कोई महत्व नहीं है। कांग्रेस के एक व्यक्ति एक पद की नीति पर गहलोत बोले हैं। बड़ी बात यह है कांग्रेस में चुने हुए लोग 2 पद पर रह सकते हैं, गहलोत ने कह दिया। यानी सचिन पायलट को वो मुख्यमंत्री की कुर्सी देने वाले नहीं है, बेशक अध्यक्ष बन जाए, उन्होंने आज साफ कर दिया है। दरअसल गहलोत सीएम भी बने रहना चाहते हैं, सचिन पायलट को सीएम नहीं बनने देना चाहते हैं अशोक गहलोत। सीएम पद छोड़ने पर करीबी को सीएम बनाना चाहते हैं। अगर छोड़ना भी पड़ा तो सचिन पायलट को नहीं, किसी करीबी को ही सीएम बनाएंगे। शशि थरूर भी अध्यक्ष पद पर दावेदारी पेश कर सकते हैं। कल मैंने आपको बताया था गहलोत कल राहुल गांधी से मिलने कोच्चि जाएंगे। आइए, सचिन पायलट राहुल के साथ पहले से मौजूद हैं, अब सुनवाता हूं, सुनिए जरा अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं। आज मुझे पार्टी ने सब कुछ दिया है, हाईकमान ने सब कुछ दिया है, पार्टी ने सब कुछ दिया है। मुझे 40-50 साल के पदों पर ही मेरे लिए कोई पद इम्पोर्टेंट नहीं। मेरे लिए है किस प्रकार से मैं जो भी जिम्मेदारी मिलेगी मुझे, या जो जिम्मेदारी मुझे रहनी चाहिए वो मैं निभाऊंगा। मैं कोई मना नहीं कर पाऊंगा। जहाँ मुझे कहेंगे अगर मुझे फॉर्म भरना है मैं फॉर्म भरूंगा। जो हमारे जो मित्र लोग उनसे बात भी करेंगे। एक व्यक्ति एक पद जो आपके भी राज्य में रेजोल्यूशन पास किया गया था, तो क्या उस पर क्या उन्होंने पास किया है? एक जब नॉमिनेट होते हैं वो 2 पद होते हैं। जहाँ कोई हाईकमान नॉमिनेट करते हैं वो 2 पद के लाते हैं। ये चुनाव ओपन है सबके लिए। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव ओपन है, इसमें कोई भी खड़ा हो सकता है। ये तो जो 9000 लोग हैं
2000 में से कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, चाहे वो MP है, MLA, मंत्री है, मुख्यमंत्री है। कल कोई कहते कि राज्य का मंत्री मैं खड़ा होना चाहता हूँ, तो वो हो सकता है, वो मंत्री भी रह सकता है और कांग्रेस अध्यक्ष भी बन सकता है। You see, in 2018, when we got majority in Rajasthan, all MLAs, including myself, we all got together and we said the decision of who will lead the state lies with the Congress president. And that time, the Congress president made a choice. Nothing has changed. Whatever the leadership of the Congress party wants, that will happen, whether it's in AICC or in Rajasthan. But our aim should be to win Rajasthan state. It's an important state for us. We've been in government. Last time we were in government, we were reduced to 21 MLAs. तो सचिन पायलट बिल्कुल सधे हुए शब्दों में बोल रहे हैं। उन्हें पता है कि इस वक्त बिल्कुल इधर उधर नहीं हिलना है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, बीजेपी आरएसएस से डरता है पाकिस्तान। यह आज मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहली तस्वीर देखिए जरा। यूके में मंदिर पर चढ़कर अल्लाह अकबर के नारे पाकिस्तानी लगा रहे हैं। यूके का ये मंदिर की दीवार आप देख रहे हैं। इस दीवार पर जो खड़े लोग आपको नजर आ रहे हैं पाकिस्तानी हैं और मंदिर की दीवार पर चढ़कर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, जानबूझकर उकसाने के लिए। फुल स्क्रीन लीजिए जरा और सुनिए। सुनिए, Hindus inside the temple. उसके बाद इन पाकिस्तानियों को खदेड़ा गया, ये देखिए। उसके बाद पुलिस ने लाठियां चलाई हैं, इनको भगाया है वहां से। ये आप देख रहे हैं, ये लोग वहां जो उपद्रव कर रहे हैं वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस ने उसके बाद तबीयत से लाठियां बजाई। अब अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और सुनवाने जा रहा हूं। सुनिए उस शख्स को जो ये कह रहा है कि बीजेपी और आरएसएस को यहां आने नहीं देगा। सोचिए क्यों पाकिस्तानियों को बीजेपी और आरएसएस से खौफ है। सुनिए जरा। It's a message from Birmingham to all the BJP and the RSS Hindutva supporters. It's a message from Birmingham to all the BJP and the RSS Hindutva supporters. It's a message from Birmingham to all the BJP and the RSS Hindutva supporters. You're not welcome in Birmingham. You're not welcome in Leicester. You're not welcome in Nottingham. You're not welcome anywhere in the UK. None of your speakers, anyone you're trying to call these hate speakers that come down, we're going to turn up for all of them. So stop organising this. We're here now, outside the Mandir. It's a peaceful protest, we're not causing no trouble. But we turned up just to let you know if you come down, we're all going to be here for you. Come, look, show them, look around, even the speakers cancelled. Look how many men have turned up. और जो कुछ भी यूके में हो रहा है, आपको बताऊं, ये पहले लेस्टर में हो रहा था, अब बर्मिंघम में हो रहा है। लेकिन भारत के ऐतराज के बाद एक्शन शुरू हुआ है। लंदन में भारतीय उच्चायोग ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। दरअसल लेस्टर में भारतीयों पर हमले की निंदा की गई है और हिंदू धर्म के प्रतीकों पर हुए हमलों की आलोचना की गई है। ब्रिटेन सरकार से तत्काल दखल देने की मांग की गई है। इस मामले में हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग हुई है। भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। निशाने पर आए लोगों को सुरक्षा देने को भी कहा गया है। भारत की आपत्ति के बाद इंग्लैंड में एक्शन शुरू हो गया है। पुलिस ने कई नकाबपोशों के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज की। अब तक 20 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेस्टर शहर में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। डिस्पर्सल ऑर्डर जारी किया गया है। किसी से भी पूछताछ संभव है, किसी की भी तलाशी ले सकती है पुलिस। और 16 साल से कम उम्र के लोगों को घर में रहने का आदेश दिया गया है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आपको पता है कि कौन सा ऐसा देश है जिसके नेशनल ब्रॉडकास्टर पर प्रतिदिन रामायण आती है? वो देश भारत नहीं है, वो है दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया। अभी रामायण